नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल IAS स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में आज बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिसका नाम है उच्चतम न्यायालय। ओके दोस्तों, और देखिए ये हमारा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का 26वां अध्याय है, जो हम आप लोगों को एम लक्ष्मीकांत जी की बुक से कंप्लीट करवा रहे हैं। ओके दोस्तों, ये बात आप लोग जान लीजिए कि एम लक्ष्मीकांत जी की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है यूपीएससी IAS प्री के पेपर के लिए और मेन के लिए भी। ओके दोस्तों, तो उच्चतम न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे और जितने भी पूर्व एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं IAS प्री में, वो भी मैंने इसके अंदर सम्मिलित किए हैं। तो यहाँ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप आज का पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एकीकृत न्याय व्यवस्था का शीर्ष से सही क्रम है। देखिए दोस्तों, हमारे भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में आपकी द्वैत न्याय व्यवस्था है, यानी कि राज्यों के लिए अलग और पूरे देश के लिए अलग। हमारे भारत में तो राज्यों के लिए हो या पूरे देश के लिए हो, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। ओके दोस्तों, तो देखिए सबसे सही क्रम क्या है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ आप लोगों को। जो सही क्रम है, सबसे पहले हमारी उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट पड़ती है, फिर हाई कोर्ट आती है, फिर अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। देखिए दोस्तों, शीर्ष स्थान पर हमारे उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय है, एवं उच्च न्यायालयों के अधीन और राज्यों के नीचे हमारी अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं, जैसे कि जिला न्यायालय और अन्य अधीनस्थ न्यायालय इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, देखिए प्रश्न नंबर सेकंड, एकल न्याय व्यवस्था भारतीय संविधान द्वारा किस अधिनियम से ग्रहण की गई है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एकल न्याय व्यवस्था भारतीय संविधान द्वारा किस अधिनियम से ग्रहण की गई है? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत में एकल न्याय व्यवस्था ली गई है। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, भारत की एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है, और यह केंद्रीय एवं राज्य विधियों को लागू करती है। और दूसरी ओर मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालय की द्वैत व्यवस्था है। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? फैक्ट का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1951 और 25 जनवरी 1952। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। देखिए दोस्तों, 28 जनवरी 1950 यह जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का जो था उत्तराधिकारी था, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों इस दिन हमारे इसकी स्थापना की गई थी भारतीय उच्चतम न्यायालय की। और देखिए दोस्तों, कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के गठन, उसकी स्वतंत्रता, उसके न्याय क्षेत्र, शक्तियां और प्रक्रिया आदि का उल्लेख है? संविधान के भाग पहले में अनुच्छेद से 1 से लेकर 4 तक, संविधान के भाग दूसरे में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, या संविधान के भाग चौथे में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, या संविधान के भाग 5 में जिसमें अनुच्छेद 124 से 147 तक। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भारतीय संविधान का वह भाग 5वां है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, आपका संविधान का भाग 5वां, उसके अंतर्गत जो टोटली अनुच्छेद आप लोगों के आते हैं वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। टोटली अनुच्छेद आपको 52 से लेकर के दोस्तों ये आपके 151 तक आते हैं। कितने आते हैं दोस्तों? 52 से लेकर के 151 तक। परंतु दोस्तों उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्ति और प्रक्रिया, ये आपके अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक दिए गए हैं। ओके दोस्तों, जबकि आपके अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक कार्यकारी शक्तियाँ दी गई हैं, और 79 से लेकर के 122 अनुच्छेद तक संसद के संदर्भ में दिया गया है, और अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ दी गई हैं। और अगर बात करें 124 से लेकर के 147 की, तो अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक केंद्रीय न्यायपालिका के संदर्भ में,
और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5वां, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी? संविधान संशोधन अधिनियम 2000, संविधान संशोधन अधिनियम 2008, संविधान संशोधन अधिनियम 1952, संविधान संशोधन अधिनियम 1954। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 20 से बढ़ाकर के 31 संविधान संशोधन अधिनियम 2008 के तहत की गई थी। दोस्तों इस समय उच्चतम न्यायालय में 31 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों न्यायाधीशों की संख्या जो थी फरवरी 2009 में बढ़ाई गई थी। कब बढ़ाई गई थी दोस्तों? फरवरी 2009 में बढ़ाई गई थी। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? फैक्ट का क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदय या लोकसभा अध्यक्ष जी या राज्यसभा के सभापति या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा करते हैं, परंतु मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति तथा अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करते हैं। दोबारा सुन लीजिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तो आपके राष्ट्रपति जी करते हैं, परंतु दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति एवं अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की सलाह के बाद इनकी नियुक्तियां की जाती हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7वां, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में विचार करने के लिए कह रहा? मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में। तो देखिएगा कि 1950 से लेकर 1973 तक व्यवहार में यह था कि उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश को बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, 1950 से लेकर के 1973 तक यही नियम था कि आपके वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया जाता था। परंतु दोस्तों कुछ चीज़ें देखने को मिली, जैसे देखिए इस व्यवस्था का 1973 और 1977 में हनन किया गया था और सरकार ने वरिष्ठ न्यायाधीशों से ऊपर यानी कि वरिष्ठ न्यायाधीशों से भी ऊपर एन.ए. राय और एम.ए. बेंगू को मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। ओके दोस्तों, इसको और डीपली समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो आपकी जो व्यवस्था थी यानी कि वरिष्ठ न्यायाधीशों को बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, इस व्यवस्था का 1973 में तब हनन हुआ जब एन.ए. राय को 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से ऊपर यानी कि जो आपके न्यायाधीश थे एन.ए. राय से ऊपर 3 वरिष्ठ न्यायाधीश पहले ही अवेलेबल थे। उन तीनों की अवहेलना, उन तीनों को नज़रअंदाज करते हुए एन.ए. राय को ऊपर लाते हुए भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। यानी कि उनसे पहले 3 उम्रदराज या वरिष्ठ न्यायाधीश अवेलेबल थे, उनको छोड़ते हुए एन.ए. राय जी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। और दोबारा दोस्तों ऐसा हमें 1977 में देखने को मिला, एम.यू. बेग को वरिष्ठतम व्यक्ति के तौर पर मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, जबकि उनसे पहले एक वरिष्ठतम व्यक्ति यानी कि वरिष्ठतम न्यायाधीश और अवेलेबल था। तो दोस्तों सरकार के इस निर्णय की स्वतंत्रता को उच्चतम न्यायालय ने दूसरे न्यायाधीश मामले में 1993 में कम कर दिया। ओके दोस्तों, जिससे कि इसको रोका जा सके इस प्रकार के कार्य को। अब देखिए दोस्तों, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। क्या व्यवस्था दी दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने? इन्होंने व्यवस्था दी कि भारत के यानी कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जितने भी कथन दिए गए वो सही दिए गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा प्रश्न नंबर 8वां, भारतीय न्यायाधीशों की अहर्ताओं यानी कि योग्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किसके संदर्भ में बात करा? न्यायाधीशों के संदर्भ में। देखिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दोस्तों तो कंपलसरी है कि जो न्यायाधीश के पद पर बैठेगा वो भारत का नागरिक तो कंपलसरी रूप से होना ही चाहिए। देखिए, उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, किसी उच्च न्यायालय का 5 साल का न्यायाधीश नहीं होगा तो उसे एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। ओके दोस्तों, उस उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, वकील होना आवश्यक है जिससे कि लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ सके। ओके दोस्तों, और देखिए राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, न्यायवादी नहीं होगा तो वो कैसे निर्णय कर सकता है वो व्यक्ति, है ना। तो इसलिए दोस्तों आपका चौथा पॉइंट भी यहाँ पर सही है। देखिए 5 पॉइंट देखते, संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए नियुक्त आयु 31 वर्ष निर्धारित की गई है। दोस्तों आपको 5वां पॉइंट ही गलत दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए नियुक्त आयु का उल्लेख ही नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि 31 वर्ष निर्धारित की गई है? दोबारा बता देता हूं दोस्तों,
हमारे संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए नियुक्ति आयु का कोई उल्लेख ही नहीं है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो 21 वर्ष का होना चाहिए, 50 वर्ष का होना चाहिए, 60 वर्ष का होना चाहिए, कोई उम्र का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को अपना कार्यकाल संभालने से पूर्व शपथ कौन दिलाता है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति दिलाता है, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा उनको शपथ दिलाई जाती है, या फिर दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति उनको शपथ दिला सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां। न्यायाधीशों के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि न्यायाधीशों की कार्यकाल होता है, कार्य की अवधि होती है, तो उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिएगा दोस्तों, ये 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। यदि कोई प्रश्न उठता है तो संसद द्वारा स्थापित संस्था होगी वो उसकी जांच करेगी। ओके दोस्तों, फिर राष्ट्रपति को अपना लिखित त्यागपत्र दे सकता है, अगर उसे पद छोड़ना है तो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। ओके दोस्तों, संसद की सिफारिश पर उपराष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों ये पॉइंट बिल्कुल गलत दिया गया। अगर संसद आपके न्यायाधीश को हटाने का आदेश देती है तो उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ना कि उपराष्ट्रपति द्वारा। ओके दोस्तों, किसके द्वारा उसे हटाया जा सकता है? संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11वां। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध कौन करता है? ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1965, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1970। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का जो उपबंध है वो करता है पर न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए लाए गए निष्कासन प्रस्ताव में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने के बाद अध्यक्षीय सभापति को दिया जाता है? यानी कि दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो निष्कासन प्रस्ताव लाया जाता है, कौन सा प्रस्ताव दोस्तों? निष्कासन प्रस्ताव लाया जाता है, तो उसमें लोकसभा के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है और राज्यसभा के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है या अध्यक्ष या सभापति को देने के लिए? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लोकसभा के मामले में 100 सदस्यों और राज्यसभा के मामले में 50 सदस्यों, या फिर लोकसभा के मामले में 80 सदस्यों और राज्यसभा के मामले में 25 सदस्यों, या लोकसभा के मामले में 121 सदस्यों और राज्यसभा के मामले में 71 सदस्यों। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, लोकसभा के मामले में 100 सदस्यों और राज्यसभा के मामले में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद ही लोकसभा में अध्यक्ष को और राज्यसभा में सभापति को यह निष्कासन प्रस्ताव दिया जा सकता है। दोबारा सुन लीजिए, लोकसभा के मामले में 100 सदस्यों के हस्ताक्षर करके लोकसभा के अध्यक्ष को यह निष्कासन प्रस्ताव दिया जा सकता है और राज्यसभा के मामले में दोस्तों 50 सदस्यों के हस्ताक्षर करके राज्यसभा के सभापति को निष्कासन प्रस्ताव दिया जा सकता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया गया था? दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है। एकमात्र ऐसे न्यायाधीश थे जिन पर महाभियोग लगाया गया था। उच्चतम न्यायालय किस न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया गया था? के सुब्बाराव, के एन वाचू, वी रामास्वामी, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों वी रामास्वामी जो थे इन पर महाभियोग लगाया गया था। देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया है। पहला एवं एकमात्र महाभियोग का मामला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी जो 1991 से 1993 तक थे उनका है। दोस्तों जांच समिति ने इन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया और उन पर महाभियोग नहीं लगाया जा सका था। क्यों नहीं लगाया जा सकता, क्यों नहीं लगा पाए थे दोस्तों? क्योंकि यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया थी लोकसभा में पारित नहीं हो सकी थी। और लोकसभा में क्यों पारित नहीं हुई? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो मताधिकार थी उससे अलग हो गई थी। जब कांग्रेस पार्टी ने मताधिकार नहीं दिया तो वी रामास्वामी पर वो महाभियोग नहीं लगाया जा सकता, लगा पाए। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 1 लाख रुपये प्रतिमाह, 90,000 रुपये प्रतिमाह, 33,000 रुपये प्रतिमाह या 30,000 रुपये प्रतिमाह। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1 लाख रुपये प्रतिमाह है। कितना है दोस्तों? 1 लाख रुपये प्रतिमाह। देखिए दोस्तों, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन आपका 90,000 रुपये प्रतिमाह है। देखिए दोस्तों, 2009 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन प्रतिमाह 33,000 रुपये था,
जो कि बढ़कर दोस्तों 1 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया। और जो अन्य न्यायाधीश थे उनका वेतन 30,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 90,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों उन्हें अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं, उन्हें निःशुल्क आवास की सुविधा दी जाती है, चिकित्सा की सुविधा दी जाती है, कार की सुविधा दी जाती है, टेलीफोन आदि की सुविधा भी उन लोगों को उपलब्ध करवाई जाती है। प्रश्न नंबर 15 में देखिए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सेनाध्यक्ष करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं, उपराष्ट्रपति जी करते हैं, या आपके लोकसभा अध्यक्ष जी करते हैं? तो दोस्तों कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा की जाती है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। दोस्तों कब किन परिस्थितियों में कर सकता है वो परिस्थितियां भी जान लीजिए। एक तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश का पद है वो खाली होना चाहिए, या फिर दोस्तों अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित चल रहे हों, या फिर दोस्तों मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो। तो इन 3 कंडीशनों में दोस्तों भारत का राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 में देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण और एक अच्छा प्रश्न है। देखिए, संविधान में उच्च न्यायालय का स्थान कहाँ घोषित किया गया, यानी कि उच्चतम न्यायालय कहाँ होगा? कलकत्ता में, दिल्ली में, शिमला में, या जयपुर में? तो दोस्तों संविधान में उच्चतम न्यायालय का जो स्थान घोषित किया गया है वह दिल्ली है। देखिए दोस्तों, बट यहाँ पर एक चीज है दोस्तों कि मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और नियुक्त करे, लेकिन ऐसा निर्णय वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से के बाद ही ले सकता है। दोस्तों यह व्यवस्था वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। ओके दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि कोई भी न्यायालय ना तो राष्ट्रपति और ना ही मुख्य न्यायाधीश को यह निर्देश दे सकता है कि उच्चतम न्यायालय कहीं और पर स्थापित कर दिया जाए। यानी कुल मिलाकर के कोई भी न्यायालय और ना राष्ट्रपति और ना ही कोई मुख्य न्यायाधीश यह निर्णय दे सकता है कि उच्चतम न्यायालय को कहीं और स्थानांतरित किया जा सके। तो दोस्तों हमारा भारत का उच्चतम न्यायालय हमेशा दिल्ली में था और दिल्ली में ही रहेगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 17, संवैधानिक मामलों एवं संदर्भों को किसके द्वारा एवं किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है? संसद द्वारा अनुच्छेद 145 के तहत, या राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत, या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत, या निम्नलिखित में से कोई नहीं? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, संवैधानिक मामलों और संदर्भों को राष्ट्रपति जी द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है। अनुच्छेद 143 के द्वारा ये बनाया जाता है और न्यायाधीशों की पीठ जो होती है यानी 5 न्यायाधीशों द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। दोस्तों अन्य मामलों का निर्णय सामान्यतः 3 न्यायाधीशों की पीठ करती है। फैसले खुले न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन संघीय न्यायालय याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर और संविधान का अभिभावक? दोस्तों कितनी तगड़ी तगड़ी उपमा, सारी महत्वपूर्ण है। संविधान का अभिभावक, मूल अधिकारों का गारंटर और याचिकाओं के लिए सर्वोच्च न्यायालय और संघीय न्यायालय कौन है दोस्तों? संसद है आपकी, या राष्ट्रपति जी हैं, उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी जो मूल अधिकारों का गारंटर, संविधान का अभिभावक और याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय, और दोस्तों संघीय न्यायालय आपका उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 19वां। देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया गया है? किसमें नहीं किया गया दोस्तों? उच्चतम न्यायालय की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का वर्गीकरण। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, उच्चतम न्यायालय की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का वर्गीकरण जो 6 पार्टों में किया गया। कितने पार्टों में किया गया? 6 पार्टों में। देखिएगा दोस्तों, मूल क्षेत्राधिकार या न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार या फिर आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार। दोस्तों डबल बार यहाँ पर लिख गया, अपीलीय क्षेत्राधिकार और आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार। ओके दोस्तों, सलाहकार क्षेत्राधिकार या अभिलेखों का न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति एवं अन्य शक्तियां। तो देखिए दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उच्चतम न्यायालय की शक्ति और क्षेत्राधिकार का वर्गीकरण वो 6 रूपों में किया गया है, 6 या 7 रूपों में किया गया। देखिए पहला तो आपका मूल क्षेत्राधिकार, दूसरा आपका न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, तीसरा आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार, चौथा आपका सलाहकार क्षेत्राधिकार, और 5वां आपका अभिलेखों का न्यायालय होता है दोस्तों, और छठा हमारी जो होती है न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है, और 7वां अन्य शक्तियां होती हैं। और दोस्तों 8वीं जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार है ये बिल्कुल नहीं दिया गया है। अब देखिए मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या आता है। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दोस्तों केंद्र व एक या एक से अधिक राज्यों के बीच के संबंधित विवाद आते हैं, और दोस्तों या फिर केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना,
और एक या एक से अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, यानी दो पार्टीशन में बंट जाना राज्यों का, ये चीज़ें आती हैं। या फिर दोस्तों दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के संबंधित विवाद आते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए बात की जाए न्यायाधीश क्षेत्राधिकार की, बात की जाए दोस्तों, तो इसके अंतर्गत दोस्तों हमारे नागरिकों के मूल कर्तव्यों की रक्षा शामिल है, जिसमें दोस्तों नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होने पर वो किसी भी न्यायालय में न जाकर के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और अगर बात की जाए आपके अपीलीय क्षेत्राधिकार की, तो दोस्तों अपीलीय क्षेत्राधिकार तो आप सभी लोग जानते होंगे। सबसे पहले हम मजिस्ट्रेट लेवल पर केस लड़ते हैं। मजिस्ट्रेट लेवल पर अगर हम केस हार जाते हैं तो डीजे यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अगर हम केस हार जाते हैं दोस्तों तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में भी अगर हम केस हार जाते हैं तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में हमारे द्वारा अपील का प्रावधान है। यानी कि किसी भी मामला, चाहे वो संवैधानिक मामला हो कानून से संबंधित, चाहे वो दीवानी मामला हो जमीन से संबंधित, चाहे वो आपराधिक मामला हो यानी फौजदारी मामला लड़ाई झगड़े का, या फिर किसी विशेष अनुमति का मामला हो, इन चार मामले में आप लोग अपील कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, चाहे संवैधानिक मामला हो, चाहे दीवानी मामला हो जमीन से संबंधित, आपराधिक मामला हो फौजदारी से संबंधित, या विशेष अनुमति वाला मामला हो, इन चारों ही मामलों में आप लोगों को अपील का प्रावधान है। अब देखिए सलाहकार क्षेत्राधिकार क्या होता है दोस्तों। सलाहकार क्षेत्राधिकार को मैंने आगे प्रश्न लिया, उस प्रश्न में समझाऊंगा। अब जब तक आप देखिए अभिलेखों का न्यायालय, अभिलेखों का न्यायालय क्या है दोस्तों। इसके अंतर्गत दोस्तों न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय के पास दो शक्तियां हैं दोस्तों। पहली क्या है, उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई, उसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। दूसरी क्या है दोस्तों, न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है। इसमें 6 वर्ष के लिए सामान्य जेल या 2000 रुपये तक अर्थदंड या दोनों का ये अधिकार दिया गया। ओके दोस्तों, अब न्यायिक समीक्षा की शक्ति दोस्तों, न्यायिक समीक्षा तो कर ही सकते हैं, शक्ति तो उनके पास रहती है। अगर अन्य शक्तियों की बात की जाए दोस्तों, तो अन्य शक्तियों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा कर सकते हैं। किसके संबंध में दोस्तों, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा कर सकते हैं। और दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण की जांच कर सकते हैं। इसी प्रकार की दोस्तों बहुत सारी शक्तियां अन्य शक्तियों के अंतर्गत इन्हें प्राप्त होती हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने 20वें नंबर के प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 20,000 रुपये तक के दीवानी मामले की उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाए जा सकते थे। यानी 20,000 रुपये तक के दीवानी मामले ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाए जा सकते थे। अब ये पॉइंट आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा दोस्तों, 20,000 रुपये तक का मतलब क्या है। सपोज करके चलिए मैंने आज कोई प्लॉट खरीदा जिस प्लॉट की कीमत आपकी 5 लाख रुपये है। ओके दोस्तों, 5 लाख रुपये, और किसी आदमी ने मेरी प्लॉट की रजिस्ट्री फ्रॉड करके अपने नाम करा ली। ओके दोस्तों, फ्रॉड करके अपने नाम करा ली, या फिर मेरी संतान ने इस जो मेरी संपत्ति थी इसकी रजिस्ट्री अपने नाम मेरे से फ्रॉडगिरी करके करा ली, तो मैं केस करना चाहता हूं दोस्तों। तो जो 5 लाख रुपए के स्टाम्प लगे हुए रजिस्ट्री में, उसकी कुछ परसेंट हमें कोर्ट फीस के रूप में जमा करनी पड़ती है। सपोज करके चलो उसकी फीस अगर 5,000 रुपये हुई, ये ऐसे ही करके दोस्तों हाईएस्ट फीस 20,000 रुपये तक के जो दीवानी मुकदमे होते थे जमीन से संबंधित, उन्हें उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया सकता था। परंतु दोस्तों इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों न्याय पाने का सबका ही है। अब चाहे वो 1 लाख की जमीन का मामला हो, चाहे करोड़ों की जमीन का मामला हो, आप अगर हाई कोर्ट में उस केस को हार गए हैं तो आप उच्चतम न्यायालय में उस केस को लड़ने के लिए जा सकते हैं। परंतु ऐसा प्रावधान कब किया गया दोस्तों, देखिए, लेकिन इस धन संबंधी सीमा को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया दोस्तों, इसका हटना बहुत जरूरी था। अगर हटता नहीं तो भारतीय नागरिकों के साथ अन्याय होता है। तो देखिए दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, या 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 के तहत, या 4था संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के तहत, या 30वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये आपके 30वें संविधान संशोधन अधिनियम 30वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत हटाया गया था। किसके तहत हटाया गया था दोस्तों, 30वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत इसे हटाया गया था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21वां, निम्नलिखित में से किन श्रेणियों के मामलों में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से राय लेने का प्रावधान है, यानी कि सलाह ले सकता है। निम्नलिखित में से किन श्रेणियों के मामलों में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से राय लेने का प्रावधान है। सार्वजनिक महत्व एवं पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा आदि सनद मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर, या फिर धार्मिक उन्माद से संबंधित मामलों पर, या फिर आपातकाल लागू होने से पहले, या फिर निम्नलिखित में से कोई नहीं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर आपका ऑप्शन पहला है अब देखिए दोस्तों, अगर सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठता है, यानी कानूनी प्रश्न उठता है, या फिर किसी पूर्व संवैधानिक संधि,
समझौता, प्रसंविदा आदि सनद मामलों पर किसी विवाद का उत्पन्न होता है, यानी कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार दिया गया है। ओके दोस्तों, उम्मीद है ये प्रश्न आप लोगों के समझ आ गया होगा। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार का अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट या वकील का नाम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत किसी राज्य की बार काउंसिल में दर्ज होता है? बड़ा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, अधिवक्ता 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वरिष्ठ अधिवक्ता, एक होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और एक होता है अन्य अधिवक्ता। तो दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आपका है अन्य अधिवक्ता। कौन सा दोस्तों? अन्य अधिवक्ता। अब देखिए, यानी कि राज्य की बार काउंसिलिंग में जिस अधिवक्ता का रजिस्ट्रेशन होता है अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत, वो आपका अन्य अधिवक्ता के अंतर्गत आता है। अब देखिए वरिष्ठ अधिवक्ता कौन होता है, ये बात आप लोग जान लीजिए। देखिए ये वरिष्ठ अधिवक्ता यानी कि सीनियर एडवोकेट, वो एडवोकेट होते हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय वरिष्ठ अधिवक्ता की मान्यता देता है। क्या करता है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय जिनको वरिष्ठ अधिवक्ता की मान्यता देता है वो आपका वरिष्ठ अधिवक्ता कहलाता है। अब बात की जाए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की, तो दोस्तों केवल इस प्रकार के अधिवक्ता ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की अधिवक्ता किसी प्रकार का रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं, यानी कि उनको वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है एवं अपील फाइल कर सकते हैं। ये किसी पार्टी की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी पेश हो सकते हैं। अन्य अधिवक्ता आपके दोस्तों हर डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे। ये वो अधिवक्ता होते हैं जो अपने राज्य की बार काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और इनका नाम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत उस राज्य की बार काउंसिल में दर्ज होता है। ओके दोस्तों, अधिवक्ता 3 प्रकार के थे। तीनों प्रकार के अधिवक्ताओं के संदर्भ में मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। अब देखिए 23वां प्रश्न, यहाँ से वो प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों जो पूर्व आपके यूपीएससी आईएएस की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न नंबर 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है? केंद्र और राज्य के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो दोस्तों 23वें नंबर के प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूं। मूल अधिकारों का संरक्षण हमारे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की अधिकारिता में आता है। प्रश्न नंबर 24, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है, किसके अधीन होता है? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के, भारत के राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के, इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर अगला देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 25वां, उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परामर्श अधिकारिता के संदर्भ में देखिए, उच्चतम न्यायालय के लिए बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी होता नहीं है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे, उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर यह पॉइंट बिल्कुल गलत दे रखा है। आगे देखते हैं, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। तो दोस्तों परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, पूरी की पूरी पीठ ही सुनवाई करती है। ये बात यहाँ पर सही दे रखी है। देखिए परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। ये पॉइंट भी सही है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि सरकार उसको माने ही माने। चौथा पॉइंट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। ये चीज गलत है दोस्तों, एक बार में काफी निर्देश भी भेजे जा सकते हैं। तो दोस्तों नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर आपके 2 ही कूट सही हैं, यानी कि तीसरा, जिसमें आपका दूसरा और तीसरा ऑप्शन आता है। ओके दोस्तों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 26वां, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है? अच्छा प्रश्न दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है? भारत सरकार तथा एक या एकाधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, या संसद के किसी सदन अथवा राज्य की विधायिका के चुनाव से संबंधित कोई विवाद, या भारत सरकार या किसी संघीय क्षेत्र के बीच कोई विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद। तो दोस्तों 26वें प्रश्न का आपका यानी कि पहला और चौथा सही है। यानी मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत भारत सरकार तथा एक से अधिक राज्य के बीच विवाद, ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद होता है तो मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। ये मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 27वां, सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिए क्या प्रावधान किया गया है? तो देखिए दोस्तों अच्छा प्रश्न है ये। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। ओके दोस्तों, बिल्कुल ये प्रोसीजर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही पद से हटाए जा सकते हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही उन्हें पद से हटाया जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि लोकसभा में करीबन 100 संख्या होनी चाहिए उनकी, और राज्यसभा में उनकी संख्या 50 होनी चाहिए, और दोस्तों प्रस्ताव ला करके इन्हें हटाया जा सकता है। देखिए न्यायाधीशों का वेतन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, जिसके लिए विधायिका को मतदान की ज़रूरत नहीं होती है। ओके दोस्तों, क्या कह रहा है कि न्यायाधीशों का वेतन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, जिसके लिए विधायिका को मतदान की ज़रूरत नहीं होती। ये पॉइंट भी आपका सही दिया गया दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात की जाती हैं। ओनली मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद नहीं की जाती दोस्तों, सभी लोगों से परामर्श और सलाह ली जाती है, उसके बाद नियुक्तियां की जाती हैं। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं 27वें प्रश्न में हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, बाकी के सारे गलत हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? यानी कि न्यायाधीशों में संख्या की वृद्धि की जाती है, वो शक्ति किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में निहित है, भारत की संसद में निहित है, भारत की मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है, या विधि आयोग में निहित है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति हमारे भारतीय संसद में निहित है। ओके दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, और लाइक करें और शेयर करें। उसके साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, काफ़ी अच्छे हमारे फ्रेंड्स या स्टूडेंट काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, और बाकी कुछ स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो स्टूडेंट यूपीएससी आईएएस प्री की तैयारी कर रहे हैं और उनके फ्रेंड्स वगैरह तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको चैनल का लिंक भेजिएगा, और विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर आप हमारा चैनल का फोटो या लिंक शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो और भी अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकें। ओके दोस्तों, फरवरी का माह स्टार्ट हो गया है, जल्दी आपको यूपीएससी आईएएस प्री के फॉर्म भरने को मिलेंगे। इसकी सूचना हम आप लोगों को अपने चैनल पर दे देंगे। कल फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।